Hello, welcome student. This is Surtab Singh and today we are going to start the next topic, views. In previous class I have explained the concept of degree, cardinality and attribute, tuples, etc. Today we are going to start with the next topic, views. See, views are known as virtual table. Virtual table means it can't physically exist, but they resemble the properties of a table. A view is a kind of table whose content are taken from other table depending upon a condition. That means we give a condition, and on the basis of that condition the values of the view is to be taken from another table. View do not contain data of their own. The contents of a view are determined by carrying out execution of the given query. तो व्यू एक्चुअली एक ऐसा वर्चुअल टेबल होता है जिसकी वैल्यूज़ दूसरे टेबल से ली जाती है. अब जब हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे तो आप इसको प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखेंगे. बट उससे पहले ये जान लीजिए कि व्यू क्यों यूज़फुल है. एक्चुअली जब हम टेबल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम अपने स्कूल में सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए अगर एक टेबल बनाएं तो उस टेबल के अंदर हम उनका एडमिशन नंबर, उनका रोल नंबर, उनका नेम, उनके मार्क्स डिटेल, उनकी लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं उनको अलॉटेड हैं, ये सारी डिटेल स्टोर करेंगे अलॉन्ग विद देयर फीस. अब एक्चुअली अगर हम यूज़र्स की बात करें तो इस टेबल के यूज़र टीचर्स भी हो सकते हैं, अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, लाइब्रेरियन भी हो सकते हैं. लेकिन अगर हम सबको सारे कंटेंट्स की एसेसिंग अगर हम प्रोवाइड कर दें तो उसके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं. जैसे अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट टेबल के सारे इन्फॉर्मेशन को लाइब्रेरियन भी एसेस कर सकें, अकाउंटेंट भी एसेस कर सकें और टीचर भी एसेस कर सकें. तो अगर मान लीजिए आपको फ़ी डिपॉजिट करना है तो आप किसी टीचर के पास चले गए और आपने कहा सर प्लीज़ फेवर कर दीजिए, मेरी फ़ीस सबमिट नहीं है, थोड़ा उस टेबल में मॉडिफाई करके मेरी फ़ी अपडेट कर दीजिए. तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए. दूसरी चीज़, अगर अकाउंटेंट आपका परिचय का है और आपने अकाउंटेंट के पास में गए और कहे कि सर मेरे मार्क्स इस सब्जेक्ट में कम आए हैं, सर थोड़े मार्क्स बढ़ा दीजिए. तो अगर हम एक टेबल की सारी एसेसिंग राइट हम डिफरेंट यूज़र्स को दे देंगे तो कई तरीके की केओस और प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी. तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि टेबल में सारा डेटा रहता है लेकिन उस टेबल के डिफरेंट यूज़र्स के आधार पे अलग अलग व्यूज़ बनाते हैं. मतलब जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि अकाउंटेंट का अगर जो व्यू बनेगा उसमें स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, नेम, एड्रेस और फ़ी डिटेल आएगी. ऐसे ही टीचर का जो व्यू बनेगा उसमें टीचर के लिए स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन और मार्क्स डिटेल आएगी. ऐसे ही लाइब्रेरियन का जो व्यू बनेगा उसमें केवल एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन और लाइब्रेरी डिटेल होगी. तो इस तरीके से हम कई सारे व्यूज़ क्रिएट करते हैं और हर एक डिफरेंट क्लास ऑफ यूज़र केवल एक पर्टिकुलर व्यू को ही एक्सेस करने की राइट रखता है. तो इससे जो हमारे डेटाबेस की सिक्योरिटी है वो इन्फोर्स होती है. अगले लेसन में आप इसको बनाना और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के मेथड्स भी देखेंगे. तो let us elaborate this concept. This kind of table, the kind of table that you have come across with until now are called base table. These are the table that actually contain data. जैसे जो भी हम टेबल बनाते हैं वो बेस टेबल बोले जाते हैं जिसके अंदर एक्चुअल डेटा होता है. There is another kind of table, the view. View are the table whose content are derived from the other table, that means base table. एवरी टाइम दे आर रेफरेंस्ड टू. तो जितनी बार हम इसको रेफरेंस करते हैं उतनी बार इसकी वैल्यू दूसरे टेबल से डिराइव की जाती है. देयर इज नो स्टोर्ड फाइल क्रिएटेड फॉर स्टोरिंग द कंटेंट्स ऑफ द व्यू.
Rather, only the definition of the view is stored, and every time a view is referred to, its content are derived from its underlying base table. तो view को जब भी हम बनाते हैं तो उसके लिए हम एक क्वेरी लिखते हैं, कमांड देते हैं, कंडीशन लगाते हैं, और वो कंडीशन ही केवल सेव होता है। और जितनी बार हम व्यू को रेफरेंस करते हैं, हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, उतनी बार उस टेबल, बेस टेबल से ही वैल्यू डिराइव होके आती है। मतलब व्यू के अंदर कोई भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। इसको आप ये समझ सकते हो, इट इज़ जस्ट लाइक अ शॉर्टकट ऑफ दैट टेबल विथ सम लिमिटेड कंटेंट्स। आगे अगर हम एक एग्जांपल देखें इसमें, तो व्यू को बनाने का तरीका होता है, सिंटैक्स होता है। हम लिखते हैं क्रिएट व्यू, व्यू नेम। तो व्यू नेम यहाँ पे देखो जैसे दिया है, गुड आइटम्स एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम्स वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 12। तो अगर मान लीजिए कि आइटम्स एक टेबल था जिसमें बहुत सारी वैल्यूज़ थी जो आपने प्रीवियस देखा था, तो उसमें से हम एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं। अब ये क्वेरी आप अगले लेसन में अच्छे से समझ पाओगे जब हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। वैसे इसको समझने की कोशिश करना, सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है क्रिएट व्यू, मतलब हम व्यू बना रहे हैं। नाम है इसका गुड्स आइटम, गुड आइटम। तो गुड आइटम नाम का एक व्यू बना रहे हैं, और इसको बनाते समय हम सेलेक्ट कर रहे हैं एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब होता है ऑल, सब कुछ, फ्रॉम आइटम मतलब आइटम टेबल से सारी चीज़ें हम लेके एक व्यू बना रहे हैं गुड आइटम नाम का, वेयर जहाँ पर प्राइस इज ग्रेटर देन 12, जहाँ पे प्राइस क्या हो, 12 से अधिक हो। तो इस टेबल में, इस व्यू में वही डिटेल आएंगे जिनकी प्राइस 12 से अधिक होगी, उससे कम प्राइस वाले रिकॉर्ड्स इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं व्यू एक ऐसा वर्चुअल टेबल होता है जो बेस टेबल की लिमिटेड वैल्यूज को कंटेन करता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्लास में डोमेन के बारे में बताया था। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो कंसीडर द आइटम्स टेबल, जो आपने आइटम टेबल देखा था ऑफ आवर सैम्पल डेटाबेस, it has 3 attribute, item number, item name and price. For each attribute there is a set of permitted value called domain of the attribute. अगर हम आइटम टेबल को देखें, ये स्टार्टिंग में था, ये सप्लायर आइटम, दिस वन इज आइटम टेबल। आइटम टेबल में आइटम नंबर है, आइटम नेम है और प्राइस है, ये 3 कॉलम्स हैं और इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब हम बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे ये होता है कि जो वैल्यूज़ हम उस टेबल से डिराइव करते हैं, मतलब उस टेबल में जो वैल्यूज़ हम रखते हैं वो पर्टिकुलर डोमेन से बिलोंग करती है। डोमेन क्या होती है, पूल ऑफ वैल्यू फ्रॉम वेयर वी कैन डिराइव द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कॉलम। तो फॉर द एट्रीब्यूट आइटम नेम, फॉर एग्जाम्पल द डोमेन इज सेट ऑफ आइटम नेम्स, लेट D2 be this set, D1 be the set of item number, D3 will be the set of price. तो D1, D2, D3 ये 3 अलग अलग डोमेन हैं, एक अलग अलग सेट हैं जिसमें से हम एक्चुअल वैल्यू अगर आपके टेबल की डिराइव कर सकते हैं। जैसे आइटम नेम है, तो आइटम नेम में मान लो 10 आइटम्स हम बेचते हैं, तो उन 10 आइटम्स का नाम आ जाएगा। आइटम नंबर की अगर हम बात करें तो उनका आइटम नंबर का एक सेट बन जाएगा। अगर हम प्राइस की बात करें तो जो डिफरेंट उसकी MRPs होंगी उनका एक सेट बन जाएगा, उनका एक डोमेन बन जाएगा। तो अगर हम आर्बिट्रेरी किसी फॉर्म में हम उसके अंदर, टेबल के अंदर वैल्यूज़ डालने की कोशिश करें तो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो D1 क्रॉस D2 क्रॉस D3 होगी। जैसे अगर कहा जाए कि 3 कॉलम हैं, पहले कॉलम में 3 परमिसेबल वैल्यू हैं, दूसरे कॉलम में 4 परमिसेबल वैल्यू हैं और तीसरे कॉलम में फिर 3 परमिसेबल वैल्यू हैं, तो टोटल किसी भी आर्बिट्रेरी तरीके से अगर हम उसमें वैल्यू डालेंगे तो 3 × 4 × 3, दैट मीन्स 36 वैल्यूज, मतलब 36 रोज हमारी एग्जिस्ट कर सकती हैं अगर हम किसी भी आर्बिट्रेरी तरीके से वैल्यूज़ को प्लेस करें। एग्जाम्पल अगर ऐसे समझ लो फिर से कि अगर मान लो पहले कॉलम का डोमेन में वैल्यू आ रही है ABC और दूसरे कॉलम के डोमेन में वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 और तीसरे कॉलम में आ रही है XYZ,
तो ये हो सकता है A1X, A1Y, A1Z, फिर B1X, B1Y, B1Z, फिर C1X, C1Y, C1Z, फिर A2X, A2Y, A2Z। तो इस तरीके से सारे एसोसिएशंस को हम यहाँ पे एग्जिबिट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस। ये बताया गया है मैक्सिमम हम कितनी वैल्यूज वहाँ पे कंटेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीज। अब देखो की मतलब चाबी, लेकिन यहाँ पे जो की है वो सिंपल चाबी नहीं है। यहाँ पे अगर हम अपने टेबल में की बात करें तो हम कॉलम्स को रेफरेंस करते हैं। तो इट इज़ important to be able to specify how rows in a relation are distinguished conceptually. Rows are distinct from one another, but from a database perspective, the difference among them must be expressed in terms of their attribute. That means keys come here to rescue. जैसे अगर हम टेबल में हम डेटा रखते हैं तो एक नियम ये होता है कि हमारे जो टेबल के अंदर वैल्यूज़ हैं वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब एक ही रिकॉर्ड 2 बार नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे केसेस हो सकते हैं जब वैल्यूज़ आइडेंटिकल हो। जैसे स्टूडेंट का अगर टेबल बना रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि 2 स्टूडेंट होंगे जिनका नाम सेम हो, उनका हो सकता है फादर नेम भी सेम हो और फॉर्चुनेटली उनका एड्रेस भी सेम हो सकता है। तो ऐसे केस में कम से कम एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसके आधार पे हम वैल्यूज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें, और उसी को हम बोलते हैं की या प्राइमरी की। कई सारी कीज़ होती है लेकिन इसमें जो प्राइमरी की है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जाम्पल अगर हम लें, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर या रोल नंबर उसकी प्राइमरी की होगी। ऐसे ही अगर अकाउंट्स टेबल बनाया जाए तो अकाउंट्स का अगर हम अकाउंट नंबर बात करें तो वो प्राइमरी की होगा। ऐसे ही अगर रोड टैक्स ऑफिस RTO डिपार्टमेंट के लिए अगर हम एक डेटाबेस बनाएं तो वहाँ पे व्हीकल नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हमारा प्राइमरी की होगा, क्योंकि 2 लोगों के नाम और डिटेल सेम हो सकते हैं लेकिन कभी भी उनकी जो प्राइमरी की है वो सेम नहीं होती है। तो देखिए प्राइमरी की विद इन अ ग्रुप, विद इन अ गिवन रिलेशन, a set of one or more attribute having values that are unique within the relation and thus are able to uniquely identify the tuple is said to be the primary key of the relation। मतलब किसी भी रिलेशन में, रिलेशन मीन्स टेबल में, एक कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम जिसकी वैल्यू हर एक टपल मीन्स रो के लिए यूनिक होती है, मतलब अलग अलग होती है, ऐसे पर्टिकुलर कॉलम या कॉलम के सेट को हम प्राइमरी की बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट टेबल में एडमिशन नंबर होगा, अगर हम अकाउंट टेबल बोले तो वहाँ पे अकाउंट नंबर होगा। अब यहाँ पे तो एक कॉलम की बात हुई, लेकिन अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट टेबल हमारा है और एडमिशन नंबर कॉलम नहीं है, तो ऐसे केस में अगर हम रोल नंबर के आधार पे यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहें स्टूडेंट्स को तो दैट इज़ नॉट कंप्लीटली फिजिबल, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि 11th जैसे मान लो 11 ABCD सबके रिकॉर्ड्स हम वहाँ स्टोर कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है 11A में भी एक बच्चा है अभिषेक नाम का जिसका रोल नंबर 1 है, B में भी एक बच्चा है अभिषेक नाम का जिसका रोल नंबर 1 है, और C में भी एक बच्चा अभिषेक नाम का है जिसका भी रोल नंबर 1 है। तो अगर हम रोल नंबर को प्राइमरी की बनाएंगे तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ऐसे केस में रोल नंबर को, क्लास और सेक्शन को मिला के हमें एक प्राइमरी की बनाना होगा। जैसे रोल नंबर 1 अभिषेक, क्लास उसका है 11 और सेक्शन A, तो 111A, 111B, 111C, इस तरीके से हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये भी आप प्रैक्टिकली अगले लेसन के अंदर देखेंगे। तो every relation does have a primary key in our sample database. Supplier number is the primary key of the suppliers as it contains unique value for each tuple in the relation. Similarly, बाकी tables में भी. In some tables, combination of more than one attribute provide a unique value for each row. In such table, the group of these attribute is declared as a primary key. In such cases, the primary key consists of more than one attribute and it is called composite primary key। तो देखिए
दो तरीके के प्राइमरी की होते हैं, एक होता है मिनिमल प्राइमरी की और एक होता है कंपोजिट प्राइमरी की। अगर केवल एक कॉलम से ही हम प्राइमरी की बना रहे हैं, मतलब एक ही कॉलम सफिशिएंट है रिकॉर्ड्स को, टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम उसको बोलेंगे कि दिस इज द प्राइमरी की, दिस इज द मिनिमल प्राइमरी की। एंड इफ इन द केस इफ वी आर हैविंग मोर देन वन कॉलम दैट सर्व्स collectively serves like a primary key, then it is called as composite primary key. Now next thing is candidate key. अब देखो कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और प्राइमरी की क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब जैसे कैंडिडेट को आप ऐसे समझ सकते हो, कैंडिडेट, अल्टरनेट और प्राइमरी को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक जगह चुनाव हुआ और उस चुनाव में 4 प्रत्याशी खड़े हुए, तो चारों के चारों प्रत्याशी क्या है, कैंडिडेट है। उनमें से जो प्रत्याशी जीत गया वो है प्राइमरी और बाकी जो बच गए, जो नहीं जीते, वो है अल्टरनेट। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक रिलेशन में, टेबल में एक से अधिक पॉसिबल प्राइमरी की हो, मतलब ऐसे कई कॉलम हो सकते हैं जो प्राइमरी की प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट कर रहे हों, मतलब उनको प्राइमरी की बनाया जा सकता है, लेकिन बाय रूल वी कैन नॉट हैव मोर देन वन प्राइमरी की फॉर अ टेबल और अ रिलेशन। तो ऐसे केस में जो डेटाबेस प्रोग्रामर है वो किसी एक कॉलम को प्राइमरी की बना देगा और बाकी जो बच जाएंगे वो अल्टरनेट की होंगे और वो सारे पॉसिबल प्राइमरी कीज हमारे कैंडिडेट की होगी। तो ऑकेशनली वी मे इनकाउंटर अ रिलेशन in which there is more than one attribute possessing the unique identification property. In our sample database जो अभी आपने देखा था, there are 2 candidate keys, supplier number and supplier name in supplies relation. Both of these attributes contain unique value for each tuple. Similarly, item name, number and item name are candidate keys. In the case of 2 or more candidate key, the database analyst decide one of them as a primary key for the relation. मतलब डेटाबेस एनालिस्ट उन सारे पॉसिबल प्राइमरी की में से कोई एक कॉलम को एज अ प्राइमरी की लेता है और जो सारे पॉसिबल कीज हैं वो कैंडिडेट कीज हैं। अगला है हमारा अल्टरनेट की। तो देखिए, इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट कीज, ओनली वन ऑफ देम सर्व्स एज प्राइमरी की एंड द रेस्ट ऑफ देम आर अल्टरनेट्स ओनली। तो अगर मान लीजिए जितने भी पॉसिबल प्राइमरी की थे उनमें से जिसको अगर हमने एक को सेलेक्ट कर लिया वो प्राइमरी की हो गया और बाकी जितने बच गए दोस आर अल्टरनेट कीज ऑफ द रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन की। देखिए, फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन मतलब विदेश। अब विदेशी की मतलब क्या होगी यहाँ पे कि अगर हमारे पास 2 टेबल है तो 2 टेबल में पहला टेबल अगर हमारा देश है तो दूसरा टेबल हमारा होगा विदेश। अब 2 टेबल को अगर हमें जोड़ के देखना है तो उसके लिए कम से कम एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो और वो कॉमन कॉलम जो हमारे देश में भी है और विदेश में भी है, मतलब हमारे टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ता है, ऐसे कॉलम को हम बोलते हैं फॉरेन की। तो a foreign key is used to represent the relationship between 2 tables. A foreign key is a non-key attribute whose value is derived from the primary key of another table. Or in other words, a non-key attribute of a table which is primary key of some other table is known as foreign key. The table in which this non-key attribute, that is the foreign key attribute, exists is called a foreign table or detailed table, and the table that defines the primary key with foreign key detailed table reference to is known as primary table or master table. तो देखिए, 2 टेबल होंगे, एक टेबल जिसमें ये जो कॉलम है वो एग्जिस्ट कर रहा है जो दूसरे टेबल के प्राइमरी की से जुड़ेगा, मतलब 2 टेबल होने चाहिए, 2 टेबल में जो कॉमन कॉलम है वो किसी एक टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए। और अगर हम एक टेबल से दूसरे टेबल को जोड़ते हैं तो वो टेबल जिसमें वो कॉमन कॉलम प्राइमरी की होगा उसको बोलेंगे मास्टर टेबल या प्राइमरी टेबल, और जो दूसरा टेबल है जिसमें ये एज अ फॉरेन की है उसको हम बोलेंगे फॉरेन टेबल और डिटेल टेबल। इसके बारे में भी जब हम नेक्स्ट लेसन में प्रैक्टिकली इसको बनाएंगे तो आप ज़्यादा बेटर से इसको समझ सकते हैं।
अगला टॉपिक है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब देखिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दो तरीके की इंटीग्रिटी होती है, एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात की जाएगी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी तब आती है जब हम एक टेबल को दूसरे टेबल से रेफरेंस करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। तो अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट डीबीएमएस यूजेस टू इंश्योर दैट relationship between the records in related table are valid and that user don't accidentally delete or change the related data। तो ये इसलिए लगाई जाती है, ये सिस्टम ऑफ रूल है, ये इसलिए लगाया जाता है कि अगर दो टेबल हैं हमारे और एक टेबल से दूसरे टेबल को रेफरेंस किया गया है तो यूज़र एक्सीडेंटली दूसरे टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट न कर दे अगर वो पहले टेबल से मैच कर रहा है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लो कि एक टेबल बना है स्टूडेंट का और एक टेबल बना है टीचर का, और दोनों टेबल में एक रिलेशन बनाया गया है किसी पर्टिकुलर कॉलम के आधार पे। अब अगर मान लीजिए आपके स्कूल में एक ही टीचर हैं जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं और दूसरे टेबल में अकाउंट्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो अगर मान लीजिए अकाउंट्स में पढ़ने वाले बच्चे अगर स्कूल छोड़ दें, तो हम स्कूल छोड़ दें मतलब उनके रिकॉर्ड्स को हम स्टूडेंट टेबल से डिलीट करें, तो चूंकि वो रेफरेंस्ड है हमारे पेरेंट टेबल में मतलब टीचर्स टेबल में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका इफ़ेक्ट आपके टीचर टेबल पे भी पड़े कि उस टीचर को भी वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसी चीज़ों को ध्यान में रख के ये रूल्स बनाए गए हैं जिसको हमारा डीबीएमएस ओबे करता है। यू कैन सेट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। देखिए 3 कंडीशंस हैं जो अगर मीट करती है तो हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लगा सकते हैं, और अगर हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लगाते हैं तो 3 आउटकम भी हमें मिलते हैं। तो देखिए पहला है कंडीशन, द मैचिंग फील्ड फ्रॉम द प्राइमरी टेबल इज प्राइमरी की और हैज़ यूनिक इंडेक्स। मतलब अगर दो टेबल हैं और दोनों टेबल में मैचिंग जो कॉलम है वो किसी एक टेबल में, और उस टेबल को हम बोलेंगे प्राइमरी की में टेबल में, तो उसमें वो कॉलम प्राइमरी की होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि एक टेबल है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय टेबल में कॉलम है, ध्यान से सुनना, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जॉब, जॉब मतलब पोस्ट, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। और दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट, उसमें 3 कॉलम है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन। तो डिपार्टमेंट नंबर टेबल कॉलम दोनों टेबल में कॉमन है, लेकिन डिपार्टमेंट टेबल के लिए डिपार्टमेंट नंबर कॉलम क्या होगा, प्राइमरी की होगा, और एम्प्लॉय टेबल के लिए एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की होगा। तो ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट नंबर अगर कॉलम कॉमन है दोनों में तो डिपार्टमेंट टेबल में वो प्राइमरी की होना चाहिए। दूसरा, द रिलेटेड फील्ड हैव सेम डेटा टाइप। दोनों जो टेबल है उनमें जो कॉमन फील्ड है उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जैसे इस केस में डिपार्टमेंट नंबर अगर हम ले रहे हैं तो डिपार्टमेंट नंबर दोनों में इंटीजर होना चाहिए या न्यूमेरिक होना चाहिए। तीसरा है बोथ टेबल बिलोंग टू द सेम डेटाबेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों टेबल जो हम जोड़ना चाहते हैं वो सेम डेटाबेस से बिलोंग करना चाहिए। इफ़ द टेबल आर लिंक्ड टेबल दे मस्ट बी ऑन द सेम DBMS फॉर्मेट एंड यू मस्ट ओपन द डेटाबेस इन विच दे आर स्टोर्ड इन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अभी आगे हम डेटाबेस बनाएंगे तो आप देखेंगे एक ही डेटाबेस बना के फिर अगर हम 2 टेबल बनाएंगे तभी हम दोनों टेबल्स को रेफरेंस कर पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। अब ऐसे समझ लो कि 2 लोग को हम तब रिलेट कर सकते हैं जब वो एक ही लोकेलिटी में हो, और यहाँ पे लोकेलिटी क्या है, हमारा डेटाबेस है। अगला है हमारा व्हेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज स्टोर्ड इन्फोर्स्ड यू मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग रूल्स। तो पहला है यू कैनॉट इंटर अ वैल्यू इन द फॉरेन की फील्ड ऑफ द रिलेटेड टेबल दैट डजंट एग्जिस्ट इन द प्राइमरी की ऑफ द प्राइमरी टेबल। मतलब हम अगर 2 टेबल हैं, एक रेफरेंस टेबल है और एक रेफरेंसिंग टेबल है, प्राइमरी टेबल है और एक फॉरेन टेबल है, तो फॉरेन टेबल में फॉरेन की कॉलम में हम कोई ऐसी वैल्यू नहीं डाल सकते हैं जो प्राइमरी टेबल में एग्जिस्ट ना कर रही हो। जैसे अगर डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 10 एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम एम्प्लॉय टेबल में किसी एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट नंबर 10 में डाल सकते हैं। हाँ, हाउएवर अगर हम नहीं चाहते हैं तो हम नल वैल्यू डाल सकते हैं। नल वैल्यू एक स्पेशल वैल्यू होती है जो एब्सेंस ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो हाउएवर यू कैन इंटर
a null value in the foreign key specifying that records are unrelated. null के बारे में यहाँ पे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा. दूसरा है you can delete a record from a primary table if the matching record exists in the related table. और दूसरा वही जो मैं पहले बता रहा था, इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी को कि अगर किसी मतलब वैल्यू का, एक रो का मैचिंग रिकॉर्ड दूसरे टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक हम उसको डिलीट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, यू कैनॉट डिलीट एन एम्प्लॉय रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल इफ देयर आर ऑर्डर्स असाइन टू द एम्प्लॉय इन द ऑर्डर्स टेबल. एंड फाइनली, यू कैनॉट चेंज अ प्राइमरी की वैल्यू इन द प्राइमरी टेबल इफ द रिकॉर्ड हैज़ रिलेटेड रिकॉर्ड. मतलब अगर रिलेटेड रिकॉर्ड है तो ना तो आप डिलीट कर सकते हैं और ना ही आप चेंज कर सकते हैं. तो ये 3 चीज़ें हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, दिस वीडियो. प्लीज़ रीड ऑल द टॉपिक्स केयरफुली and please let me know if you are having any doubt. Thank you.